26 नवंबर 2008 की शाम को ना तो हिंदुस्तानी कभी भूल पाए हैं और ना कभी भूल पाएंगे, और ख़ास तौर पर मुंबई के लोग और मुंबई इस शाम को कभी भूल नहीं पाएगी। इस शाम ने मुंबई को खून में नहलाया और मुंबई में खून की होली खेली गई। बहुत से लोग मारे गए। मुंबई एक बहुत बिजी शहर है, बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, और शाम के वक्त लोग अक्सर घरों से बाहर इंजॉयमेंट के लिए आते हैं और अपने काम कारोबार के लिए आते हैं। जहां एक तरफ ये लोग अपने काम कारोबार में मसरूफ थे, वहां दूसरी तरफ मुंबई को खून में नहलाने के लिए 8 लड़के समुद्र के रास्ते स्पीड बोट के जरिए बुधवार पार्क पहुंच चुके थे। ये लोग बहुत सादा और सिंपल दिखते थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों को इन पर शक हुआ, और एक आदमी जिनका नाम भरत तमुरे था, उन्होंने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और इतने बड़े बड़े बैग लेकर कहाँ जा रहे हो। इनमें से किसी ने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, और किसी ने कुछ कहा, लेकिन फिर एक लड़का बोला और उसने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, चलो जाओ अपना काम करो। और भारत तमुरे वहां से चले गए, क्योंकि ये लोग ज्यादा थे और भारत तमुरे अकेले थे। लेकिन भारत तमुरे को इन पर फिर भी शक हुआ और उसने आगे जाकर मुंबई पुलिस को भी बताया, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उस रात मुंबई खून में नहलाई गई। अगर पुलिस बर वक्त कोई कार्रवाई करती तो शायद मुंबई उस रात बच जाती और मुंबई के लोग भी बच जाते। सादा कपड़ों में दिखने वाले 8 लड़के उस दिन उस स्पीड बोट से उतरे और उन्होंने अपनी अपनी लोकेशंस का रुख किया जहां उन्होंने तबाही फेरनी थी और जहां उन्होंने हमला करना था। उन लोगों ने जहां जहां हमला करना था उनमें CST रेलवे स्टेशन, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। इन 8 लड़कों ने 2-2 मेंबर्स की टीम बनाई हुई थी और ये लोग अपने अपने लोकेशंस की तरफ तबाही फैलाने के लिए और टेररिज्म फैलाने के लिए निकल पड़े। लेकिन 2 लड़के इसी स्पीड बोट के अंदर मौजूद थे और वो लोग समुद्र के रास्ते ओबरॉय होटल पहुंचे, जहां उन्होंने जाकर हमला करना था। इन लोगों ने इस टेररिस्ट अटैक की शुरुआत CST रेलवे स्टेशन से की, क्योंकि CST रेलवे स्टेशन एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन था, और 2 लड़के जिनका नाम अजमल कसाब और इस्माइल था, वो बड़े बड़े बैग लेकर CST रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जहां अजमल कसाब अपनी AK-47 राइफल से लोगों पर गोलियां बरसा रहा था, वहीं इस्माइल लोगों के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था। इस अचानक गोलीबारी से लोगों को कुछ समझ नहीं आया। अचानक हमले से लोग डर गए और भागना शुरू हो गए। जिसको भागने का मौका मिला वो भाग गया और जिसको छुपने की जगह मिली वो छुप गया, लेकिन बहुत से लोग मारे गए। इस अचानक हमले से CST रेलवे स्टेशन के स्टाफ और पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। वो इनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत हैवी हथियार थे और CST रेलवे स्टेशन की पुलिस के पास अपनी ड्यूटी राइफल्स थी, जो कि इनकी AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड्स के सामने बहुत मामूली थी। पूरे CST रेलवे स्टेशन पर चीखो पुकार थी और इस चीखो पुकार में लोग चीख रहे थे और भाग रहे थे। हर तरफ शोर ही शोर था, लेकिन इस शोर में एक आवाज आई और किसी ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर हमला हो चुका है, जिसको जहां छुपना है छुप जाओ और जहां भागना है भाग जाओ। ये रेलवे स्टेशन के स्टाफ रूम से रेलवे स्टेशन के स्टाफ विष्णु दत्ताराम की आवाज थी, जो लोगों को इस बात का बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन पर हमला हो चुका है। CST रेलवे स्टेशन पर हमला इतना ज्यादा था कि कुछ ही देर में 58 लोग मारे गए। इसके अलावा 110 लोग जख्मी हुए और 10 पुलिस वाले भी मारे गए। इस अचानक हमले की खबर मुंबई पुलिस को मिली, लेकिन इससे पहले कि मुंबई पुलिस कुछ करती, एक और जगह पर हमला हो चुका था। एक और जगह पर खूनी खेल खेला जा चुका था और इस बार इन्होंने लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया था। लियोपोल्ड कैफे दरअसल मुंबई का एक बहुत ही बिजी कैफे है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं। लोग इंजॉयमेंट के लिए अपनी शाम को रंगीन बनाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आकर डांस करते हैं, शराब पीते हैं और एंजॉय करते हैं। हर रोज की तरह लियोपोल्ड कैफे में बहुत से लोग आए हुए थे और बहुत से लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। लियोपोल्ड कैफे एक बहुत ही मशहूर कैफे है और यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं, टूरिस्ट भी ज्यादा होते हैं, इसलिए इन लोगों ने इस जगह पर हमला किया। लोग एंजॉय कर रहे थे, कोई डांस कर रहा था, कोई बियर पी रहा था और कोई कुछ कर रहा था, और अचानक गोलीबारी की आवाज आनी शुरू हो गई और लियोपोल्ड कैफे पर भी हमला हो गया। लियोपोल्ड कैफे के अंदर 2 लोगों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो लियोपोल्ड कैफे कुछ देर तक म्यूजिक से गूंज रहा था, वो अब गोलियों से गूंज रहा था और लोग मर रहे थे। लोग इधर उधर छुप रहे थे और भाग रहे थे। लियोपोल्ड कैफे में जो हमला हुआ था उसमें कई लोग मारे जाते हैं और इनमें कई फॉरेनर्स भी होते हैं, जिससे हिंदुस्तान का नाम बहुत बदनाम होता है। और बात यही नहीं रुकती, एक और जगह पर हमला हो जाता है और इस बार ताज होटल में हमला होता है। इस तमाम हमलों की वजह से मुंबई पुलिस क्लूलेस हो जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं होती कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो वो इसे एक गैंग वार समझते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुंबई में गैंग्स वार होती रहती थी, इसलिए मुंबई पुलिस इसे भी एक गैंग वार समझती है। लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आ जाता है गैंग वार नहीं बल्कि पहले से तयशुदा एक टेररिस्ट अटैक है और इसमें बहुत सी जाने जाने वाली हैं।
मुंबई पुलिस लोगों को घर में रहने की सलाह देती है और मुंबई पुलिस हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर देती है और इन हमलों को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ये हमले इतने सादा नहीं थे और ना ही आम लोगों ने किए थे। ये टेररिस्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेंड थे, इसलिए मुंबई पुलिस इनका मुकाबला नहीं कर पाती। जिस वक्त सीएसटी रेलवे स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे पर हमला हो रहा था, इसी वक्त इन दहशतगर्दों, इन टेररिस्ट के दो साथी ताज होटल पर हमला कर देते हैं। वो सबसे पहले ताज होटल के दरवाजे पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं और इसके बाद ताज होटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ताज होटल क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा होटल है और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े डेलीगेशंस यहाँ पर आती हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, इसलिए इस होटल को टारगेट किया गया ताकि किसी बड़े आदमी को कैप्चर किया जा सके, बंदी बनाया जा सके और फिर हिंदुस्तानियों के सामने और हिंदुस्तानी हुकूमत के सामने, गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगे रखी जा सकें। जिस वक्त इन्होंने ताज होटल पर हमला किया, उस वक्त ताज होटल के मैक्सिमम रूम्स बुक थे और कुछ अमेरिकन और यूरोपियन डेलीगेट्स भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी भी वहां पर मौजूद थे। गौतम अडानी उस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रहे थे और जैसे ही उनको इस हमले के बारे में पता चला तो उनकी टीम ने उन्हें किचन के जरिए बेसमेंट में पहुंचा दिया और बाद में उन्हें स्पेशल फोर्सेस ने वहां से रेस्क्यू कर लिया। स्पेशल फोर्सेस ने और भी बहुत से लोगों को यहां से रेस्क्यू किया और तकरीबन 200 लोगों ने यहां से छलांगे लगाकर और पर्दों के जरिए अपने कमरों से लटक कर अपनी जानें बचाई। ये हमलावर ग्राउंड फ्लोर में तबाही मचाने के बाद और सब लोगों को मारने के बाद 5th फ्लोर की तरफ जाते हैं। ये लोग 5th फ्लोर की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां बिजनेस सेंटर था और इन्हें पता था कोई ना कोई बड़ा आदमी मिल जाएगा जिससे वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकेंगे और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से अपनी मांगे मनवा सकेंगे। लेकिन इन दहशतगर्दों को, इन टेररिस्ट को कोई भी आदमी वहां पर नहीं मिलता और ये 5th फ्लोर की बजाय 6th फ्लोर में चले जाते हैं और वहां पर जाकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और फिर वहां पर अपना कंट्रोल सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं। इन सब जगहों पर तो हमले हो ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा टैक्सी ब्लास्ट भी हो रहे थे। अचानक विले पार्ले के इलाके में एक टैक्सी जा रही थी जिसमें ब्लास्ट हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं, आसपास की बिल्डिंग्स के कांच भी टूट जाते हैं। दरअसल इन दहशतगर्द, इन टेररिस्ट का एक मोटिव था कि ये जिस टैक्सी के जरिए अपने अपने लोकेशंस पर पहुंचते थे उनमें बॉम्ब्स भी लगा देते थे। एक बंदा आगे बैठ जाता था और एक बंदा पीछे, और आगे वाला बंदा ड्राइवर को बातों में लगाता था और पीछे वाला टेररिस्ट यानी कि पीछे वाला बंदा उसमें बॉम्ब लगा देता था। इस तरह ये लोग पूरे मुंबई के अंदर अपनी दहशत फैला रहे थे। एक तरफ तो ये कुछ मकामात पर खुद हमला कर रहे थे, लेकिन ये टैक्सी के जरिए भी ब्लास्ट कर रहे थे ताकि लोगों में खौफो हरास और दहशत पैदा हो। लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी स्टेशन, टैक्सी ब्लास्ट और ताज होटल में हमले के अलावा इन लोगों ने एक और जगह पर हमला किया और इस बार इन्होंने नरीमन हाउस पर हमला किया। नरीमन हाउस पर इन दहशतगर्दों की चौथी टीम ने हमला किया जिनमें नासिर और शुएब शामिल थे। ये लोग इस हाउस में घुसे और इस हाउस में घुसकर इन्होंने तमाम लोगों को बंदी बना लिया। इन्होंने नरीमन हाउस पर इसलिए हमला किया क्योंकि इस हाउस को ज्यूश ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले खरीद लिया था। यहाँ पर बहुत से यहूदी आते थे, रहते थे और यहाँ पर अपनी इबादत करते थे। इसके अलावा यहाँ पर इजराइल से एक यहूदी प्रीस्ट अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ रहते थे। दहशतगर्दों का मोटिव ये था कि वो यहाँ पर मौजूद तमाम यहूदियों को बंदी बनाएंगे और फिर इजराइल से राब्ता करेंगे और इजराइल की गवर्नमेंट अपने लोगों को छुड़वाने के लिए हिंदुस्तान से बात करेगी और हिंदुस्तान पर प्रेशर डालेगी, जिससे इन दहशतगर्दों, इन टेररिस्ट का काम बन जाएगा। इसके लिए इन्होंने यहाँ के प्रीस्ट गैब्रियल और इनकी वाइफ को इजरायली एम्बेसी से बात करने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो ये लोग गुस्से में आ गए और इन्होंने नरीमन हाउस को भी खून से रंग दिया और यहाँ के प्रीस्ट गैब्रियल, उनकी वाइफ, उनके बच्चे और भी जितने लोग थे तमाम लोगों को मार दिया। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 4 जगहों पर हमले हो चुके थे, लेकिन ये हमले यहीं रुकने वाले नहीं थे। जब मुंबई के अंदर 4 जगहों पर खून की होली खेली जा चुकी थी तो इनका एक 5वां ग्रुप जिसमें अब्दुल रहमान और आयतुल्लाह शामिल थे, वो ओबरॉय होटल के अंदर जाते हैं और ओबरॉय होटल के अंदर जाकर तबाही मचा देते हैं। वो यहाँ घुसते ही लोगों को अंधाधुंध गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, वैसे ही तरीके से जैसे कि तमाम बाकी जगहों पर हमला हुआ था। जैसे तमाम बाकी जगहों पर खून की होली खेली गई थी, वो यहाँ पर भी खून की होली खेलते हैं। यहाँ पर भी उनका मकसद यही था कि किसी बड़े आदमी को पकड़ेंगे और फिर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे और अपनी मांगी पूरी करवाएंगे। ये लोग यहाँ पर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग से बहुत से लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ के 2 स्टाफ मेंबर्स प्रदीप और जॉर्डन को पकड़ लेते हैं। प्रदीप और जॉर्डन को पकड़ते ही ये लोग प्रदीप से कहते हैं कि तुम होटल के पर्दों में शराब फेंककर इसमें आग लगाओ। जब प्रदीप ये काम करता है तो उसके हाथ कांपते हैं, उससे शराब में आग नहीं लगती तो वो लोग इसे गोली मार देते हैं और फिर ये काम जॉर्डन को देते हैं। डर के मारे जॉर्डन ऐसा ही करता है और तमाम पर्दों पर शराब फेंककर उसको आग लगा देता है।
आग लगाने के बाद दोनों टेररिस्ट जॉर्डन से कहते हैं कि हमें वीआईपीज के पास लेके चलो, यानी कि उन रूम्स में लेके चलो जहां पर वीआईपीज रुके हुए हैं। जॉर्डन इन्हें एक लिफ्ट की तरफ लेके जाता है और इन्हें चकमा देकर लिफ्ट के अंदर बैठकर नीचे के फ्लोर का बटन दबा देता है और इससे इन लोगों को कुछ समझ नहीं आती और ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत से लोगों को मारते हैं। अब मुंबई के अंदर 5 जगहों पर हमले हो चुके थे और इसके अलावा टैक्सी ब्लास्ट के जरिए भी लोगों में दहशत फैलाई जा चुकी थी और पूरा मुंबई खून में डूबा हुआ था। मुंबई पुलिस क्लूलेस हो चुकी थी। मुंबई पुलिस इसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और मुंबई पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी और फिर स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया और स्पेशल फोर्सेस के जरिए ऑपरेशन करके इन लोगों को मारा गया और पकड़ा गया। इन 10 टेररिस्ट में से 9 टेररिस्ट मारे गए और एक टेररिस्ट जिसका नाम अजमल कसाब था वो जिंदा पकड़ा गया और इससे इन्वेस्टिगेशन की गई। इन तमाम हमलों के बाद हिंदुस्तानी एजेंसियों ने, हिंदुस्तानी हुकूमत ने और हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने हर बार की तरह पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और कहा गया कि इन्हें जैश-ए-मोहम्मद के हाफिज सईद ने ट्रेन किया है और हाफिज सईद ने इन्हें यहाँ भेजा है और ये सब हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं, इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान का इन सब से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी थे, लेकिन आज तक हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ये साबित नहीं कर सकी कि वो लोग पाकिस्तानी थे, जबकि इनमें से तमाम के तमाम लोग हिंदुस्तानी थे और वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने और एजेंसियों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू की और पाकिस्तान पर ये दबाव डाला कि वो इसके बारे में छानबीन करे और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें। पाकिस्तान ने इस पर छानबीन भी की और इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये सिर्फ हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की आदत है, इसलिए उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।